नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आपનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ। શરૂઆત મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી। કોંગ્રેસ વિધાનસભા ઉપનેતા શૈલેષ પરમાર તાજ હોટલ પહોંચ્યા છે। મધ્ય ગુજરાતના ધારાસભ્યો તાજ હોટલ પહોંચ્યા। કોંગ્રેસ વિધાનસભા ઉપનેતા શૈલેષ પરમાર તાજ હોટલ પહોંચ્યા છે। મધ્ય ગુજરાતના પણ તમામ ધારાસભ્યો અહીંયા પહોંચ્યા છે। રાજ્યસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે। 19 તારીખે આ ચૂંટણી માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે। એ પહેલા કોંગ્રેસની અંદર ચહેલપહેલ જોવા મળી રહી છે। મધ્ય ગુજરાતના જે ધારાસભ્યો છે તેઓ તાજ હોટલ પહોંચ્યા છે। કોંગ્રેસ વિધાનસભા ઉપનેતા શૈલેષ પરમાર પણ તાજ હોટલ પહોંચ્યા છે। આવતીકાલે અને આજે કોંગ્રેસની અંદર બેઠકોનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે, કારણ કે આવતીકાલે પણ એક બેઠક મળવાની છે ધારાસભ્યોની। આજે પણ તમામ જે ધારાસભ્યો છે તેઓને અમદાવાદ આવવા માટેની સૂચના આપી દેવામાં આવી છે। ત્યારે એક બાદ એક અલગ અલગ જગ્યાએ રોકાયેલા જે ધારાસભ્યો છે તેઓ હવે ધીરે ધીરે અમદાવાદ આવવા લાગશે અને જે બેઠક કોંગ્રેસની મળવાની છે તેમાં જે 19 તારીખે રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે જે મતદાન કરવાનું છે તેની માહિતી આપવામાં આવશે। પ્રથમ અને બીજો ઉમેદવાર એ અંગે કઈ રીતે મત આપવો તેને લઈને પણ માહિતી આપવામાં આવશે। તો કોંગ્રેસની અહીંયા રણનીતિ છે। બે ઉમેદવાર કોંગ્રેસે જે મેદાનમાં ઉતાર્યા છે, બેમાંથી કોઈ એક ઉમેદવારની જ જીતવાની આશા છે। એક ઉમેદવાર હારે એ લગભગ નક્કી મનાઈ રહ્યું છે। તેમ છતાં કોંગ્રેસે દાવો કર્યો છે કે તેના બંને ઉમેદવાર જીતશે। ત્યારે જોવાનું એ છે કે કોંગ્રેસ પોતાની રણનીતિ પર કેટલી ખરી ઉતરે છે। બીજી તરફ ભાજપે જે 3 ઉમેદવાર मैदान में उतार्या छे, त्यारे आ त्रणेय उम्मीदवार पर भाजप जीत मळशे एवो दावो करी रह्यो छे। त्यारे जोवानुं ए छे के भाजप अने कोंग्रेस बंने कई रीते पोतानी रणनीति आगळ वधारे छे। जो के कोंग्रेसमांथी धारासभ्यो तूटवानो जे सिलसिलो हतो ए हवे अटके एवो छे अने आवतीकाल सुधीमां कोंग्रेसे तमाम धारासभ्योने एक जग्याए एकत्र करीने ए माहिती आपवानी छे। हवे कोई धारासभ्य न तूटे एनुं पण ध्यान राखवानुं छे, जेथी कोंग्रेस फूकी फूकीने पगला भरी रही छे। कारण के हवे कोंग्रेस माटे धारासभ्य तूटे ए बिलकुल पोसाय तेम नथी, कारण के 19 तारीखे राज्यसभानी चूंटणी माटे मतदान छे। तो आज मामले संवाददाता संजय टांक हमारी साथे जोड़ाया छे। संजय, कांग्रेस विधानसभा उपनेता शैलेष परमार अने मध्य गुजरातना जे धारासभ्यो छे ताज होटल पहोंच्या छे। आ होटल पर कया प्रकारनी रणनीति घडवामां आवशे अने बीजा कया कया नेताओने पण अहींया बोलाववामां आव्या छे? पंकज, 19મીએ राज्यसभानी चूंटणीने लईने जे मतदान प्रक्रिया जे हाथ धराववानी छे अने ते अगाऊ जे छे राजीनामा जे प्रकारे कोंग्रेसना धारासभ्योना जे पड़ी रह्या हता अने तेने बचाववाना भागरूपे कोंग्रेस द्वारा जे एक रणनीति घडवामां आवी हती ने 4 अलग अलग झोनमा जे छे ते कोंग्रेसना धारासभ्योना ग्रुप पाड़ी अने तेओने अलग अलग झोनमा मोकलवामां आव्या हता। जो कि हवे 19 तारीख नजीक आवी रही है, त्यारे एक जग्याए एकत्र करवा माटे धारासभ्योने एकत्र करवा माटेनी सूचना जे आपवामां आवी हती ने तेमां एरपोर्ट परनी जे उमेद होटल है कि त्या धारासभ्योनुं जे छे एक ग्रुप राजस्थान जे ग्रुप धारासभ्योनुं हतुं ते अमदावाद पहोंची चूक्युं छे। जेमां अश्विन धारासभ्य अश्विन कोटवाल है, चंदनजी ठाकोर है, लाखा भरवाड़ है, किरीट पटेल है सहितना जे छे धारासभ्यो जे छे तेओ अहींया पहोंच्या छे। साथे साथे मध्य गुजरातना धारासभ्यो छे, धारासभ्य शैलेष परमार छे, तेओ पण जे छे उमेद होटल पहोंच्या छे। अने हवे सौराष्ट्रनुं जे ग्रुप जे छे धारासभ्योनुं ते पण सांज सुधीमां ते अहींया पहोंचशे। एटले एक जग्याए धारासभ्योने एकत्र करी अने गुजरातना प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जे छे अमित चावड़ा पण तेओ पण अहींया उमेद होटल पहोंची चूक्या छे। एक रणनीतिना भागरूपे जे छे तमाम प्रकारनी विगतो जे छे ते आ धारासभ्योने आपवामां आवशे ने खास करीने जे राज्यसभाना जे कोंग्रेसना जे उमेदवार जे छे जे शक्तिसिंह गोहिल अने भरतसिंह सोलंकी तो प्रथम मत अने बीजा मत अंगेनी तमाम विगतो जे छे तेनी पण माहितगार जे छे आ धारासभ्योने करवामां आवशे। एटले धारासभ्यो हवे तूटे नहीं अने तमाम प्रकारनी रणनीतिने लईने भागरूपे जे छे ते अहींया अत्यारे धारासभ्योने एक जग्याए एकत्रित करवामां आव्या छे ने जे धारासभ्यना जे अमदावाद ने गुजरात कांग्रेसना जे नेताओ जे छे के तेओनी साथे हाल बैठक करी रह्या छे। जी संजय, आभार माहिती आपवा माटे। तो कांग्रेसनी अंदर चहल पहल जोवा मळी रही छे। राज्यसभानी चूंटणी माटे मतदान थवानुं छे 19 तारीखे, त्यारे ए पहेला तमाम धारासभ्योने एकत्र करीने तमाम माहिती आपवामां आवशे, चूंटणीने लगती माहिती आपवामां आवशे। कोंग्रेसने एक ज बेठकथी संतोष मानवो पड़ी शके छे, कारण के संख्याबळ ओछुं छे अने बीटीपी पर हवे सौथी वधारे मदार राखी रह्या छे बंने पार्टीना लोको। हवे बीटीपी नो जे मत छे ए कया पक्षने जाय छे ए जोवुं रसप्रद रहेशे। त्रणेय उमेदवारने जीताडवा भाजप અત્યારે કમર કસી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ કોંગ્રેસ બંને ઉમેદવારને જીતાડવા માટે કમર કસી રહ્યું છે।
જોવાનું એ છે કે બંને પાર્ટીના જે નેતાઓ છે તેમની જે રણનીતિ છે એમાં કોણ કેટલા અંશે સફળ થાય છે. 19 તારીખે એ ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ જશે. ભાજપના આ 3 ચહેરા આપ જોઈ શકો છો જે અલગ અલગ છે અને કોંગ્રેસના પણ 2 ચહેરા છે જે ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. પણ હવે નિશ્ચિત છે કે કોંગ્રેસમાં બંને ઉમેદવારમાંથી કોઈ એક જ ઉમેદવાર જીતશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હાલ વર્ચ્યુઅલ સંવાદ કરી રહ્યા છે અને અલગ અલગ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ સાથે સંવાદ કરી રહ્યા છે. अवसर मिलेगा. आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स, आपके सुझाव देश को आगे की रणनीति मदद करेंगे. साथियों, किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है. सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 21 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના જે મુખ્યમંત્રીઓ છે તેમની સાથે હાલ વિડીયો કોન્ફરન્સથી સંવાદ કરી રહ્યા છે. ખાસ તો કોરોનાની પરિસ્થિતિ છે તેને લઈને તેઓ આ એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી કરી રહ્યા છે અને તેઓ જણાવી રહ્યા છે કે કોરોનાની પરિસ્થિતિને લઈને અલગ અલગ રાજ્યોમાં શું સ્થિતિ છે. फैसले लेने शुरू कर दिए थे. हमने एक एक भारतीय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की है. बीते हफ्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतीय भाई बहन विदेश से अपने वतन वापस लौटे हैं. बीते हफ्तों में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने अपने गांव पहुंचे हैं. रेल, रोड, एयर, सी सारे मार्ग करीब करीब अब खुल चुके हैं. लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है. दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है. आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है. आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है. कोरोना से किसी की भी मृत्यु दुखद है. हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है. लेकिन ये भी हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है. लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है. अब अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस संकट में अपने नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ सकता है. अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से संभाल सकता है. साथियों, बीते 2 हफ्ते के अनलॉक 1 ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहें,
सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। इसलिए 2 गज की दूरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोने की बात हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ये सभी बहुत गंभीरता से किए जाने चाहिए। खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, विशेषकर घर के बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। अब तक लगभग सारे ऑफिसेस खुल चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ऑफिस जाने लगे हैं। बाजारों में, सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है। तो ये सारे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे। थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। और इतने दिनों की जो तपस्या है उस पर पानी फिर जाएगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिस तरह विस्तार होगा, उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाभ पहुंचाएंगे। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। पावर कंजम्पशन जो पहले घटता जा रहा था, वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा 2 गुनी हुई है। इस बार खरीफ की बुआई बीते साल की अपेक्षा करीब 12-13% ज्यादा हुई है। 2 व्हीलर्स का प्रोडक्शन लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब 70% तक पहुंच चुका है। रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉकडाउन से पहले की स्थिति में पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, मई में टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी होना इकोनॉमिक एक्टिविटी में वृद्धि को दिखाता है। लगातार 3 महीने तक एक्सपोर्ट में कमी के बाद जून में एक्सपोर्ट फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविड पीरियड में पहुंच गया है। ये तमाम संकेत है जो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, आप में से अधिकतर राज्यों में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज,
और एमएसएमईज का हिस्सा बहुत बड़ा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टर्स के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिए गए हैं। समयबद्ध तरीके से एमएसएमईज को बैंक से क्रेडिट दिलाने का प्रयास हो रहा है। 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्योगों को 20% अतिरिक्त क्रेडिट के ऑटोमेटिक इंक्रीज का लाभ दिया गया है। अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्योगों को तेजी से क्रेडिट मिले तो वो जल्द से जल्द काम शुरू कर पाएंगे, लोगों को रोजगार दे पाएंगे। साथियों, हमारे यहां जो स्मॉलर फैक्ट्रीज हैं उन्हें गाइडेंस की, हैंड होल्डिंग की बड़ी जरूरत है। मुझे पता है आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सकें, इसके लिए वैल्यू चेन्स पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। राज्यों में जहां कहीं भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट्स हैं, वहां 24 घंटे काम हो, सामानों की लोडिंग अनलोडिंग तेजी से हो, एक शहर से दूसरे शहर तक सामान जाने में स्थानीय स्तर पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी। साथियों, किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे, उनकी आय बढ़ेगी और खराब मौसम के कारण, स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुकसान होता था उसे भी हम कम कर पाएंगे। जब किसान की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से डिमांड भी बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था की गति भी बढ़ेगी। विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट और हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर, इसके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो, बांबू प्रोडक्ट्स हो, दूसरे ट्राइबल प्रोडक्ट्स हो, उनके लिए नए मार्केट का द्वार खुलने वाला है। लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड रणनीति की घोषणा की गई है, उसका भी लाभ हर राज्य को होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक, हर जिले में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बेहतर प्रोडक्ट हम देश और दुनिया के बाजार में उतार सकते हैं। साथियों, बीते दिनों आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, वो एक निश्चित समय सीमा के भीतर जमीन पर उतरे, इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना है। इस पृष्ठभूमि में कोरोना से लड़ाई और इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुझाव हैं, जो तैयारियां हैं, वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि अनुभव के आधार पर आपकी जो बातें आएगी वो आने वाले रणनीति बनाने में बहुत काम आएगी। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे आगे की चर्चा का संचालन करें। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે અલગ અલગ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ સાથે જે ચર્ચા કરી છે ત્યારે તેમણે કહ્યું છે કે કોરોનાને કારણે જે મૃત્યુ થયા છે, એક પણ મૃત્યુ
જે છે એ ન થવા જોઈએ ને આ એક પણ મૃત્યુ થઈ રહ્યા છે એ દેશ માટે એ ખૂબ જ ગંભીર પરિસ્થિતિ કહી શકાય અને અર્થવ્યવસ્થા જે છે એ હવે ધીરે ધીરે પાટા પર આવી રહી છે. બહુ જલ્દી કોરોના છે એ તેના પર કંટ્રોલ મેળવવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. કોરોના ઉપર જેટલો કંટ્રોલ મેળવી શકાશે અર્થવ્યવસ્થા એટલી જ ગતિથી આગળ ખુલશે. અલગ અલગ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના વડાઓ સાથે વાતચીત દરમિયાન આજે મોટી જે વાતો પીએમ મોદીએ કરી છે તે કોરોના પર નિર્ણય યોગ્ય સમયે લેવાયો છે. અર્થવ્યવસ્થા પાટા પર આવી રહી છે. ધીરે ધીરે હવે એ તમામ રસ્તાઓ પણ ખુલી ગયા છે. ભારતના સફળ લોકડાઉનની તેમણે ચર્ચા કરી. આત્મનિર્ભર ભારત માટે અનેક જોગવાઈઓ છે એ પણ તેમણે કહી. માસ્ક જ કોરોનાથી બચાવશે એટલે કે માસ્ક ફરજિયાત હવે પહેરવાનું રહેશે. કોરોના પર નિર્ણય ખૂબ જ યોગ્ય સમયે લેવામાં આવ્યો છે અને અર્થવ્યવસ્થાને લઈને જે નિર્ણયો લેવાયા હવે એ નિર્ણયોને ધ્યાનમાં રાખીને હવે અર્થવ્યવસ્થા ખૂબ જલ્દી જ પાટા પર પણ આવશે. પણ કોરોનાથી બચવા માટે હવે માસ્ક એ તમામ લોકો માટે ખૂબ જરૂરી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું છે કે આપણે એ વાતનું હંમેશા ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આપણે કોરોનાને જેટલી હદ સુધી રોકી શકીશું એટલું જ તેના સંક્રમણને પણ આપણે રોકી શકીશું અને એટલે જ આપણી અર્થવ્યવસ્થા વધારે ઝડપી બનશે. આપણા ઓફિસો છે, માર્કેટ છે, ટ્રાન્સપોર્ટના સાધનો છે એ પણ એટલા જ જલ્દી ખુલશે. આગળ વધુ સમાચારો જોઈશું. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. વેલકમ બેક. વાત કરીશું સુરતની. સુરતમાં બચકાનીવાલા શાળાની બેદરકારી સામે આવી. કોરોનાના કહેર વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં બોલાવ્યા. વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં બોલાવી પરીક્ષા પણ લેવાઈ. સરકારના પ્રતિબંધ છતાં શાળામાં પરીક્ષા લેવામાં આવી. કોરોનાને લઈ શૈક્ષણિક કાર્ય પર સરકારે પ્રતિબંધ લગાવેલો છે અને જ્યાં સુધી નવી સૂચના ન આવે ત્યાં સુધી શાળા નથી ખોલવાની. પરંતુ સુરતમાં બચકાનીવાલા શાળાએ આ બેદરકારી દાખવી અને કોરોનાના કહેર વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં બોલાવ્યા. સંવાદદાતા કીર્તેશ પટેલ સુરતથી જોડાયા છે. કીર્તેશ, સરકારના આદેશોને ઘોડીને પી જનાર આ બચકાનીવાલા શાળાના સંચાલકોની જે બેદરકારી સામે આવી છે, શું કહી રહ્યા છે હવે આ સંચાલકો? બિલકુલ, જે રીતે કોરોના વાયરસને લઈને લાંબા સમય લોકડાઉન ચાલ્યા બાદ અનલોક 1 ની શરૂઆત થતાની સાથે તમામ બાળકો અને વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન શિક્ષણ આપવાની વાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી હતી. જો કે સુરતની સર્વનગર વિસ્તારમાં આવેલી બચકાનીવાલા સ્કૂલમાં ખાસ કરીને આજે પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષાનો વિડીયો જે રીતે સામે આવ્યો છે તેને લઈને કહી શકાય કે ચકચાર મચી જવા પામી છે. જો કે શાળા સંચાલકોનું કહેવું છે કે વાલીઓ દ્વારા તેમના પર પ્રેશર બનાવવામાં આવ્યું હતું અને વિદ્યાર્થીઓ ઘરે બેસીને અભ્યાસ નથી કરતા એટલે કે પરીક્ષાના નામે તેમને સ્કૂલમાં બેસાડો, જેને લઈને બાળકો અભ્યાસ તરફ ફરી વળે. એટલે કે જો કે સરકારની જે ગાઈડલાઈન છે ગાઈડલાઈનનું ખુલ્લેઆમ ઉલ્લંઘન થતા હવે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી આ મામલે કયા પ્રકારના પગલાં લે તે જોવાનું રહ્યું. જી કીર્તિશ, આભાર માહિતી આપવા માટે.